हेलो एवरीवन, साथियों नमस्कार। माई सेल्फ हेमंत यादव। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए यूट्यूब चैनल की, नेम्ड क्वाड्रेंट क्लासेस, ए चैनल डेडिकेटेड टू मैथमेटिकल साइंसेस। बेसिकली हमारा पर्पज़ है हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स, लाइक जो 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है और जो ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स है, उनके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उन टॉपिक को हमारे स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाना। ठीक है, तो उन ये जो टॉपिक्स हैं 11th-12th क्लास के, जो हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं और जो ग्रेजुएशन के हमारे टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस हम तैयार कर सकें, उनके जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, उसके लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है। तो एक फाउंडेशन बैच हम शुरू करने वाले हैं, फाउंडेशन बैच, जनरल बैच, इंक्लूडिंग ऑल कंपटीशन एग्जाम। जो फोकस हमारा रहेगा स्पेसिफिकली टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर, टीजीटी लाइक डीएसएसबी, एस्टेट, यूपी टीजीटी, या अभी जो ईएमआरएस ने रीओपन फॉर्म कर दिए हैं तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर स्पेशली फोकस्ड हम रहेंगे टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर। और उनके जो कोर जो टॉपिक्स हैं, हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कवर कर सकें। तो ऑलमोस्ट 90% जो हमारे कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना और टाइम को बचाने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। 11th क्लास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला टॉपिक है हमारा 11th क्लास का सेट थ्योरी। उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन के साथ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, हम बिल्कुल जीरो लेवल से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी को बेस बनाकर, एनसीईआरटी को बेस मानते हुए हम चीज़ों को पढ़ेंगे और वहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करने वाले हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक की रहने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट होते क्या हैं, है ना। तो सेट होते हैं किसी भी चीज को अगर हम प्रॉपरली किसी एक वेल डिफाइंड तरीके से किसी एक चीज का कलेक्शन करना, किन्हीं चीजों का कलेक्शन करना, संग्रह करना बेसिकली। लेकिन उस संग्रह में जब हम किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हैं और उस चीज के लिए हम उस चीज को जब डिफाइन कर रहे हैं, तो एक ऐसी डेफिनेशन, ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब हम बोल दें तो जिस चीज के बारे में हमने बात की है वो सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाए, कुछ भी चीज छूटे ना, बाहर ना रहे। ठीक है, ए स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब एक सुपरिभाषित तरीके से जब किसी चीज का कलेक्शन किया जाता है तो उस चीज को परिभाषित, जो डेफिनेशन हमने जिस चीज का डिफाइन कर दिया उससे बाहर फिर कुछ नहीं जाए। ठीक है, सारी चीजों का कलेक्शन क्या हो जाए, वहीं आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट। फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ ए वीक, जब हमने बोल दिया कि डेज ऑफ ए वीक, किसी सप्ताह के दिन, तो अब सप्ताह के दिन की जब हम बात करें तो क्या क्या होते हैं, सप्ताह के दिन होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अदर देन इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? यानी ये जो डेफिनेशन हमने दी सप्ताह के दिनों की, उसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली काउंट हो गई, इससे बाहर कुछ नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गई, एक वेल डिफाइंड परिभाषा हो गई सप्ताह के दिनों के लिए, और ये एक प्रॉपरली एक कलेक्शन बन गया हमारे पास, ना तो इससे बाहर कुछ जा रहा है, ना इसमें ऐसा कुछ है जो इस डिफाइन को, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। तो ये क्या हो गया, सेट बन गया। ठीक है, तो ये सेट होगा। ठीक है, अब बात करें मंथ ऑफ द ईयर, साल के महीनों की, तो फिर वही बात होगी, जनवरी से लेके और दिसंबर तक हम जाएंगे। ठीक है, यानी जब किसी भी साल के महीनों की बात करेंगे तो हमेशा यही रहते हैं। ठीक है, यानी ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी चीज का। यहाँ पे मंथ का कलेक्शन ले रहे हैं तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या हो गया, एक सेट बनेगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी ऑल नो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इनका कलेक्शन करें तो ये जहां तक जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ग्रुप बनेगा, एक संग्रह बनेगा हमारे पास में,
और एक वेल डिफाइंड, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक चीज आती है कि सर हम तो कहाँ तक लेंगे, 10 तक लेंगे, 15 तक लेंगे, 20, 100, 50, 1000, 10,000, कहाँ तक लेंगे? तो इसके ऊपर जब हम इसकी डेफिनेशन में और टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ये चीज वहां क्लियर हो जाएगी कि ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है, हम कितने भी एलिमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। स्पेस ऑफ रिच पर्सन्स, अब इसकी बात करते हैं। किसी ने बोला कि एक आपको संग्रह करना है, कलेक्शन करना है, यहाँ पे एक ग्रुप लाके बैठाना है जिसमें क्या हो, रिच पर्सन्स हो। ठीक है। अब मैं कुछ 4-5 लोगों को जानता हूं मेरी नजर में जिनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे पैसे हैं, वो बहुत रिच हैं अपने उसमें, ठीक है, मेरे नजरिए में। ठीक है। तो मैं कुछ 5 लोगों को लेके आऊंगा। वहीं जब आप कोई और किसी को बोला जाए, किसी अदर पर्सन को बोला जाए कि आपको रिच पर्सन लाके बैठाने हैं, तो एक ग्रुप बैठाना है, तो वो किन्हीं और अदर 5 पर्सन को जानता होगा। तो ये क्या होगा, सिचुएशन बदलने के साथ में, पर्सन्स बदलने के साथ में, जगह बदलने के साथ में, कहीं और जाके हम बात करें तो वहां पे अमीर आदमी कोई और होंगे, वो लोग किसी और को जानते होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप बनेगा वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये सिचुएशन बदलने के साथ में ये जो ग्रुप है ये बदल जाता है। ठीक है। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या होगा, सेट नहीं बनेगा। स्पेस ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, फिर वही कंडीशन, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी ग्रुप की, ऑनेस्ट पर्सन की, तो ये सिचुएशन बदलने के साथ में, पर्सन बदलने के साथ में बदल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो आई होप सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी कि जब हम किसी भी चीज को कलेक्ट करते हैं तो वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए, उससे फिर बाहर जब हम कोई ग्रुप बना ले, कोई कलेक्शन कर ले, तो बाहर कोई चीज छूटे नहीं और अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आए जो उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं करती हो। ठीक है। अब बात करते हैं आगे नोटेशन की। तो सेट को नोट कैसे किया जाता है, तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। यानी ये कोई सेट है ए, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट्स रखे जाते हैं और एलिमेंट्स जो अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है। अब बात करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अब कोई भी एलिमेंट जब हम बात करते हैं तो वो किसी सेट को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, वो दिखाता है ये साइन से। ए बिलोंग्स टू ए इज ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए इज ए कंपोनेंट ऑफ सेट ए। ए जो है, एलिमेंट ए जो है वो समुच्चय का सदस्य है। और अगर हम बोल दें ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, डज नॉट मतलब देखो ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, और दिस साइन मीन्स ये साइन रिप्रेजेंट करता है डज नॉट बिलोंग्स टू वो। ठीक है, नोटेशन होगी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट किए जाते हैं ए इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ दे देगा, यहाँ पे कोई एक्स है, एक्स कैसे है, ये साइन जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है इज सच दैट, इज सच दैट। ठीक है। एक्स, यहाँ पे कोई एक्स है और वो एक्स कैसा है, एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स के लिए यहाँ पे क्या होगी, कोई कंडीशन दी होगी। ठीक है। ए और यहाँ पे लिख देगा एक्स, और ये एक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे ये क्या करेगा, एक कंडीशन देगा, यहाँ पे कंडीशन लिख के देगा। ठीक है। और इस कंडीशन को पढ़ के हमें क्या करना है, इस कंडीशन को पढ़ के हमें क्या करना है, सेट को क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है। सेट को बनाना है, इसलिए ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सिंपली हमें कोई भी सेट दे देता है, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 ए बी डैश डैश दिस, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या है, एलिमेंट्स को कोमा से डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग करके कोमा से लिख दिया और सीधा डायरेक्टली सेट को
रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली उसके एलिमेंट सीधे लिखे जाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप सबको आती होंगी, फिर भी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करें, इसलिए हम इन सब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट बेसिकली, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन ए से, एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिफरेंशिएट इसमें जब आगे आएंगे, नल सेट, सिंगल सेट, वो सारी चीजें इसके ऊपर सेट के टाइप ऑफ सेट को ये अलग अलग रूप से डिफाइन करता है। ठीक है, अब सम स्टैंडर्ड सेट्स की बात कर ले, कुछ स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं। तो क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हम सबको पता है 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और ये एक क्या है? प्रॉपरली वेल डिफाइंड चीज है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है नंबर्स का। तो इसको ये क्या बनता है? सेट बनता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, या सिंपली हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में जीरो भी काउंट हो जाता है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स ये भी एक प्रॉपर कलेक्शन बनता है। डेफिनेशन से होल नंबर से हम पता है कि होल नंबर में जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं, एक प्रॉपरली वेल डिफाइंड थिंग है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? सेट बनता है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डब्ल्यू से। सेट ऑफ इंटीजर्स, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 2 प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, प्रॉपरली वेल डिफाइन है, इनका कलेक्शन कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। सेट ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। रेशनल नंबर कोई एक नंबर है जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनते हैं? इसके सेट बन जाते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्यू डैश या क्यू रेस टू पावर सी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जिनको हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आर से। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का समूह, समुच्चय, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। ठीक है, इस प्रकार। तो ये सारे स्टैंडर्ड सेट है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की। नल सेट होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या है? इनफाइनाइट है। इक्वल सेट, ये दो सेट की इक्वलिटी के बारे में बात करता है। इक्विवेलेंट सेट, ये भी दो सेट की इक्विवेलेंस के बारे में बात करता है। और पावर सेट, सब सेट्स का जो सेट बनता है वो पावर सेट होता है। इसके अलावा एक सेट होता है डिसजॉइंट सेट, ये भी दो सेट की एक डिसजॉइंट सेट, ये दो सेट के लिए कंडीशन है कि दो सेट डिसजॉइंट कब हो सकते हैं? जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो अभी इनके बारे में वन ऑन वन बात करते हैं। नल सेट, नल सेट को बोलते हैं वॉइड सेट, इसका अदर नाम भी है वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ये इसके अदर नाम है। नाम से स्पेसिफाई है, वॉइड यानी खाली, एम्प्टी यानी खाली, नल यानी जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, डोंट हैव एनी एलिमेंट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जिसके पास कुछ नहीं है, जो खाली है ना, उसको क्या बोलेंगे? नल सेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पाई से। ठीक है, और नल सेट की कार्डिनलिटी की बात करें, एन ऑफ ए क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि कार्डिनलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, और नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कार्डिनलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर बात करते हैं सिंगलटन सेट की। नाम से स्पेसिफिक है, सिंगल है, अकेला है, इसके पास एक ही चीज है, यानी ओनली हैव वन एलिमेंट। कोई भी सेट है, इसमें क्या एलिमेंट होगा? कोई भी एक एलिमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, एक ही एलिमेंट होगा, वो सेट क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। और कार्डिनलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं
फाइनाइट सेट की, ठीक है। सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड काउंटिंग में है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई सेट की मैं बात करूं, ए बराबर ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5, यानी हमने इनको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, फाइनाइट है, ठीक है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। और इसकी कार्डिनलिटी भी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, यानी एक कोई फिक्स नंबर आएगी, वो नंबर क्या रहेगा, जो उस सेट में जितने एलिमेंट है वो ही उस सेट की कार्डिनलिटी बन जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी जब हम स्टैंडर्ड सेट की बात कर रहे थे तो वो सारे जो सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट जो बनता है ना, वो क्या बनता है, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमें पता है कि वो एक वेल डिफाइंड सेट बन रहा है, ठीक है। उसकी एक डेफिनेशन है जो वेल डिफाइंड है, जो कहीं जा चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, किसी भी प्लेस पे, किसी भी सिचुएशन में हमेशा वो ही रहनी है, वो चेंज नहीं होती। तो उनका जो कलेक्शन है वो सेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वो सेट जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, इनफाइनाइट सेट में आते हैं, और जो उनकी कार्डिनलिटी होती है वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। सारे सेट इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ठीक है। इक्वल सेट के लिए दो कंडीशन है, सिंपली आप एक बात सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। एक तो उनकी कार्डिनलिटी, मान लो दो सेट क्या दे रखे हैं हमें, ए और बी, ये दो सेट है हमारे पास में, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोनों सेट के अवयव जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या है, ये है। दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, दूसरी कंडीशन है एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स ये कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट्स में जो दोनों सेट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कोई दो सेट करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखते हैं, एक कोई सेट है ए, ये क्या है, पी क्यू आर एस, ये है। और एक सेट है बी, ये क्या है, क्यू एस पी आर, ठीक है। ये दो सेट हमें कोई एक दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप बताइए, देखते हैं यहाँ पे कि ये दोनों सेट क्या है, सेम है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों सेट सेम होंगे, ठीक है। देखो कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब बात करें, एन ऑफ ए इज एन ऑफ बी, तो यहाँ पे एन ऑफ ए निकालेंगे, कितना है 4, और एन ऑफ बी ये भी कितना है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। पी एलिमेंट है कि नहीं, पी है, ये रहा पी, क्यू है, क्यू, आर आर, और एस एस, यानी एलिमेंट्स भी सेम है दोनों सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब यहां से एक चीज समझ में आई है ना, ए सेट क्या दे रखा था, ए दे रखा था पी क्यू आर और एस,
ठीक है, और बी दे रखा था हमें बी दे रखा था क्यू एस पी आर। ठीक है, अभी मैं एक चीज करता हूं चेंज, इसको बी सेट को मैं लिख देता हूं, अब दूसरा सेट बी मैं ले लेता हूं, क्यू आर आर पी एस क्यू आर पी। ठीक है, अब मैं कहूंगा ये दोनों जो सेट हैं, ये ए और ये बी, ये दोनों भी कैसे सेट है, इक्वल सेट। क्यों? एक कंडीशन होती है यहां पे सेट्स के लिए, इन सेट्स ordering and repetition have no significance। मीन्स सेट्स में ऑर्डरिंग और रिपीटिशन, ऑर्डरिंग और रिपीटिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी सेट के जो एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बस सेम होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है तो वो किसी भी ऑर्डर में हो, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जब बात करते हैं तो ये जो रिपीट हो रहे एलिमेंट, जैसे क्यू है, ये क्यू रिपीट हो गया, ये आर आर 3 बार आ गया, पी भी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो यानी यहां पे जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनकी काउंटिंग एक बार ही होगी, पी चाहे 10 बार आ जाए काउंट एक बार ही होगा, क्यू 2 बार आ रहा है काउंट एक बार ही होगा, आर 3 बार आ रहा है काउंट एक बार ही होगा। ठीक है, तो रिपीटिशन का यहां पे फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वाला जो बी सेट है, इस बी सेट की भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एन ऑफ बी भी कितनी हो जाएगी, 4। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रिपीट होने से कार्डिनलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी क्यू आर एस, सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, बस वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन रिपीटेड को हम काउंट नहीं करते, रिपीटिशन का कोई सिग्निफिकेंस सेट में नहीं होता। ठीक है, आई थिंक सब समझ गए होंगे अच्छे से पावर सेट। अब बात करते हैं पावर सेट की, लेकिन पावर सेट की बात करने से पहले हम बात करेंगे सबसेट की। ठीक है, सबसेट, सबसेट्स क्या होते हैं, दिस सेट Q इज सेड टू बी सबसेट ऑफ P इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट Q इज प्रेजेंट इन P एंड रिप्रेजेंटेड बाय Q इज सबसेट ऑफ P। ये जो साइन होता है ना, ये साइन सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर SQ ये साइन लिखा हुआ है तो Q इज सबसेट ऑफ P, ये ऐसे पढ़ा जाता है, Q इज सबसेट ऑफ P। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सबसेट की। अब बात करते हैं सबसेट होता क्या है। कोई भी एक सेट 2 सेट दे रखे हैं और एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट जब तक नहीं बोला जा सकता जब तक उस किसी एक सेट के जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट नहीं हो। मतलब सबसेट के लिए कंडीशन है कि अगर हमें 2 सेट दिए हुए हैं P और Q, अगर Q के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स जो है ना वो P में प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि Q P का सबसेट है, अदरवाइज नहीं। अगर एक भी एलिमेंट Q में ऐसा है जो P में प्रेजेंट नहीं है, या फिर Q में कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है P जो P में नहीं था Q में आ गया, मतलब P दे दिया हमें, फॉर एग्जांपल P देखते हैं, P दे दिया हमें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें P दे दिया, और Q दे दिया हमें 2 3 7। ठीक है, अब देखो Q के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 और 7, 2 3 और 7 P में प्रेजेंट है। अभी हम बोल सकते हैं Q जो है वो P का क्या है, सबसेट है। यानी ये वाला जो Q है इसको हम कह सकते हैं Q इज सबसेट ऑफ
पी। ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्यू मानता हूं, दूसरा क्यू लेता हूं, अदर। ठीक है, वो क्या है, 1, 3 और 8। अब देखो यहाँ पे 1 और 3 तो हैं पी में, लेकिन ये जो 8 है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये पी में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो क्यू का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो पी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, क्यू इज, यहां पे अगर इसके लिए पूछा जाए, इस वाली, इस सबसेट, इस सेट के लिए पूछा जाए, तो क्यू इज नॉट सबसेट ऑफ पी फॉर दिस। ठीक है, ये क्यू क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। तो आई थिंक सबसेट की चीजें समझ आ गई होंगी, फिर से बता देता हूं। अगर सारे जो एलिमेंट्स हैं पी के, सॉरी क्यू के, वो अगर पी में प्रेजेंट हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यू इज सबसेट ऑफ पी। अदरवाइज अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो क्यू में है लेकिन पी में प्रेजेंट नहीं है, तो क्यू पी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है जो एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में तो प्रेजेंट है। ठीक है, और एक कंडीशन हमें दे रखी है, क्यू इज सबसेट ऑफ पी, क्यू इज सबसेट ऑफ पी, ये हमें दे रखा है। तो यहां से एक स्पेसिफिक चीज स्पेसिफाई हो जाएगी, जो एक्स है ना वो बिलोंग किसको करेगा, पी को। ठीक है, अगर सबसेट, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है, क्यू इज सबसेट ऑफ पी, तो कोई चीज जो एक्स जो है वो क्यू को अगर बिलोंग करती है तो वो पी को भी बिलोंग करेगी। और अगर ये जो ये वाली कंडीशन दे दे, क्यू इज नॉट ए सबसेट ऑफ पी, ठीक है, और अब कह दे एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो अब ये वाली चीज को डिफाइन करना कोई गारंटी नहीं है, एक्स पी में बिलोंग कर भी सकता है, एक्स पी में बिलोंग नहीं भी करेगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, 8 क्यू में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन पी में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इस तीसरे की जगह पे कोई और होता तो हो सकता है वो पी में होता। अगर मैं 3 की बात करता, 3 जो है वो पी में बिलोंग कर रहा है, क्यू में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्यू जो है वो पी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक, कि ये जब Q इज नॉट ए सबसेट ऑफ P दे रखा है, तो X बिलोंग्स टू Q है, तो X बिलोंग्स टू P होना कंपलसरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, देखो कोई एग्जांपल देखते हैं, हमें कोई सेट दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी एक सेट दे रखा है। अब इसके सबसेट क्या होते हैं, सबसेट वो होते हैं जो इंडिविजुअल से लेके जितने भी इसके जो एलिमेंट्स हैं उनसे जितने सेट बनाए जा सकते हैं इंडिविजुअल, वो इसके सबसेट होते हैं। ठीक है, तो जब इसके सबसेट की बात करेंगे तो एक तो सबसे पहला जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, पाई, जिसमें कुछ नहीं है, वो भी इसका एक सेट, ये हमेशा सबसेट रहेगा। और एक ए यानी ये खुद, ये जो सेट है ना ये हमेशा खुद का सबसेट रहेगा। ये जो दो सेट है ना, ये हमेशा किसी भी गिवन सेट के सबसेट बनते ही बनते हैं, कोई भी सेट हमें गिवन हो। सेट इटसेल्फ, ये तो क्या हो जाएगा, सेट इटसेल्फ और फाई यानी नल सेट। नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता ही होता है, यानी नल सेट और सेट इटसेल्फ हमेशा किसी भी सेट के लिए कंपलसरी है कि उसके सबसेट हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो अब इसके सबसेट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, एक तो यह फाई आ गया, या मैं इसको सीधा फाई लिख देता हूं। ठीक है, फाई एक सबसेट तो ये बन गया। दूसरा सबसेट क्या बनेगा, अकेला ए बी सी, अब दो दो को लेके बनाएंगे, ए बी सी
ए सी, ठीक है। और फिर एक इसके एलिमेंट्स का ए बी और सी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और सबसेट बन सकता है क्या इसका? नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यानी इसके कितने सबसेट बन गए? 8 सबसेट बन गए, ठीक है। 8 सबसेट बन गए। अब अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें तो कितने सबसेट बने? 8 सबसेट बने। अब इसको सिंपली निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। गिवन सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है। और 2n में n क्या है यहाँ पे? n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, ठीक है। तो इसका चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। और यही हमने यहां से लिख के देखा था। इनको मैं नीचे लिख देता हूं वापस, बी सी ए बी सी ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। और एक लास्ट था ए कोमा बी कोमा सी। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नोट कर लेना। नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए 2n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट्स के टाइप की। तो सबसेट के टाइप होते हैं, पहला है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर कोई सेट है ए, ठीक है, ये कोई सेट है, गिवन है हमें, ए दे रखा है, ठीक है। और इसका एक सबसेट हमने बनाया, इसका सबसेट बनाया हमने, सबसेट क्या बनाया? बी, ठीक है। तो n ऑफ ए इज ग्रेटर देन n ऑफ बी दे रखा है। यानी नंबर ऑफ जो सबसेट, नंबर ऑफ जो कार्डिनलिटी है, यानी जो ओरिजिनल सेट की जो कार्डिनलिटी है वो सबसेट की कार्डिनलिटी से ज्यादा है, इसके बराबर नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। दोनों की ये जो कार्डिनलिटी है ना, ये बराबर नहीं होनी चाहिए। नॉट इक्वल होगी तो ये सबसेट कैसा बनेगा? प्रॉपर सबसेट, है ना। डेफिनेशन लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी विच इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। यानी ए सबसेट ऑफ ए, या मैं इसको लिखूं सेट ए, ए सबसेट ऑफ सेट ए, ए सबसेट ऑफ सेट ए नॉट इक्वल टू ए। यानी जो सेट ए है इसका जो सबसेट बने वो इसी ए के बराबर नहीं हो तो वो सेट सबसेट कैसा होगा? वो सबसेट कैसा बनेगा? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फिर बात करते हैं
इम्प्रॉपर की इम्प्रॉपर सब्जेक्ट सबसेट। तो अगर दोनों की कार्डिनलिटी n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b हो जाए, अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो जाए तो वो कैसे सबसेट हो जाएंगे? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ट्रिवियल सबसेट। ट्रिवियल सबसेट क्या होते हैं? ट्रिवियल सबसेट होते हैं फाई और द सबसेट इटसेल्फ। ठीक है, जो सेट इटसेल्फ होगा ना, कोई भी सेट अगर हमें दे रखा है सेट ए और उसके ट्रिवियल सबसेट सेट दे रखा है हमें ए और उसके ट्रिवियल सबसेट बताने हैं तो क्या हो जाएगा? फाई और ए। यानी जो नल सेट होगा और जो सेट इटसेल्फ होगा वो इसके क्या हो जाएंगे? ट्रिवियल सबसेट। और नॉन ट्रिवियल के सबसेट की बात करें, नॉन ट्रिवियल सबसेट ये क्या हो जाएंगे? अदर सबसेट्स देन फाई एंड ए। इन दोनों को छोड़ के जितने भी सबसेट बनेंगे वो कैसे सबसेट हो जाएंगे? नॉन ट्रिवियल सबसेट। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक चीज छोड़ी थी पावर सेट, और सबसेट के बाद में बात करने वाले थे पावर सेट की। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी डेफिनेशन। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम। एग्जाम्पल फॉर हमें सेट दे रखा है P और P क्या दे रखा है? 1 2 और 3। ये हमें कोई सेट दे रखा है। अब इसके सब सेट बनाते हैं। तो पहला सब सेट तो क्या बनेगा? 5, दूसरा 1 2 3। अब दो को जोड़ा लेके बनाते हैं, और एक लास्ट क्या बन जाएगा? ये इटसेल्फ। ठीक है, ये इसके क्या बन गए? सबसेट बन गए। ठीक है, और ये सबसेट बन गए। अब मैं अगर इन सभी सबसेट्स को मिला के एक नया सेट क्रिएट कर दूं, ये हो गया सेट। हमने इसको नाम दे दिया, ये ए था, ए मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। यानी ये इसकी क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए। ये एक सेट हमें गिवन था, उसके हमने सबसेट्स बनाए और उन सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या बन जाता है? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक पावर सेट क्लियर होगा। एक बिल्कुल एक छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के लिए बात की थी हमने। डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स which does not have anything in common। यानी दो डिफरेंट सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए दे रखा है हमें, ए बी 1 2 3, और बी दे दिया हमें पी क्यू और आर। तो ये दोनों सेट कैसे कहलाएंगे? ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या क्या कहलाएंगे? डिस जॉइंट सेट्स। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है।
एक चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पावर सेट जो होता है, पावर सेट की कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एन पी ए, ये सेट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो जितने इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, उतने ही पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी। यानी क्योंकि पावर सेट में क्या आते हैं, सबसेट से आते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी होती है 2 रेज टू पावर n। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, सॉरी ये सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n किसी भी सेट का। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी भी उसकी जो सबसेट्स की नंबर ऑफ सबसेट है वो हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सबसेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 रेज टू पावर n से कैलकुलेट करते हैं। एक इक्वल सेट था, इक्विवेलेंट सेट नहीं आया। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट ये हमने बात की थी शुरुआत में, छूट गया था, बीच में नाम नहीं आया। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, सिंपली n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। मतलब दो सेट की अगर कार्डिनलिटी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किन्हीं दो सेट में बराबर हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट सेट हो जाते हैं। बेसिकली देखो a दे रखा है हमें 1 2 3 और b दे रखा है हमें 4 5 और 6। n ऑफ a इज एन इक्वल टू n ऑफ b। यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन थी एलिमेंट्स के सेम होने वाली, वो लागू नहीं होती है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं दोनों सेट में, तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, a और b कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से एक चीज आप और देख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट की, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। यानी जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं, क्योंकि कार्डिनलिटी की कंडीशन इक्वल सेट में फुलफिल होना कंपलसरी है। जब तक कार्डिनलिटी बराबर नहीं होगी तब तक सेट्स इक्वल हो ही नहीं सकते, और यहां पे तो चाहिए ही एक कार्डिनलिटी ही बराबर करनी है। तो ये सेट जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई करती है। और एक जब दूसरी उसकी बात करते हैं, अगर इसके उल्टे की बात करें, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, अगर मैं बोलूं ये इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं, तो ये होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, उसमें सिर्फ कार्डिनलिटी की कंडीशन n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, सिर्फ ये वाली कंडीशन जो होती है वो लागू होती है। एलिमेंट्स सेम वाली कंडीशन इक्विवेलेंट सेट के लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये वाली जो बात है हमारी, ये क्या हो जाएगी, गलत, और ये वाली बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो रिपीटिंग सिग्निफिकेंस हो गया, पावर सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, सबसेट्स, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। मैं फिर से एक बार सारी चीज रिवाइज कर देता हूँ। सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, वो सेट होते हैं। कैपिटल लेटर से नोटेशन किया जाता है इनका, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके फॉर्मेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड सेट्स की। तो स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं जो नंबर ऑफ, जो हमारे नंबर्स के जो कलेक्शन होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के जो सेट्स हैं वो स्टैंडर्ड सेट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, सबसेट्स की अगर बात करें, तो जो कोई एक सेट गिवन है उसके अगर एलिमेंट्स को निकाल के कुछ एलिमेंट्स से हम दूसरा सेट बना दें, ठीक है, तो वो उसके सबसेट्स बनते हैं। ठीक है, अगर दूसरा गिवन ए और बी दो सेट गिवन है और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, तो बी को हम क्या बोलते हैं, ए का सबसेट बोलते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकाले जाते हैं 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या है, जो गिवन सेट है जिसके सबसेट हमें कैलकुलेट करने हैं, तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या होती है n। ठीक है, फिर नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जो खाली है, बिल्कुल रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, 5 से,
और फाई के अलावा एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, केवल करली ब्रैकेट शो करके। ठीक है, ये एक चीज शायद नहीं बताई थी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सिंगलटन सेट जिसमें एक ही सेट हो, जिसकी कार्डिनलिटी, जिस सेट की कार्डिनलिटी 1 होगी वो सिंगलटन सेट रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी फाइनाइट की, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर सेट, सॉरी पावर सेट, जो सेट किसी गिवन सेट के सबसेट बनते हैं उनको अगर कलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया जाए तो वो उस नया सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बेसिक से आज हमने शुरुआत की है और इसी तरह हम इनको धीरे धीरे आगे और हायर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। सो थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।